नमस्कार दोस्तों, प्रभात एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के ऊपर बात कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने 2015 से लेकर 2019 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस की। इस वीडियो में हम 2020 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे यूपीएससी द्वारा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट से, उनकी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 2020 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजंस और फैक्टर्स फॉर एक्सपोजर टू बेंजीन पोल्यूशन। बेंजीन पोल्यूशन के लिए कौन से रीजंस कारणीभूत है। हमें पता है बेंजीन ये एक नेचुरल और आर्टिफिशियल रीजंस के वजह से एमिट होता है, और उन रीजंस में ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट शामिल है, टोबैको स्मोक शामिल है, वुड बर्निंग भी एक रीजन माना जाता है बेंजीन पोल्यूशन का। इवन यूजिंग वार्निश्ड वुडन फर्नीचर आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए प्राइम सोर्स ऑफ बेंजीन। और लास्ट में यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड ऑफ पॉलीयूरेथेन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए सोर्स ऑफ बेंजीन पोल्यूशन, राइट। सो बेंजीन पोल्यूशन के ये पांचों सोर्स या रीजंस हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी 1, 2, 3, 4 एंड 5। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इस क्वेश्चन का। बेंजीन इज ए केमिकल दैट इज a colorless or light yellow liquid at room temperature. It has a sweet odor and is highly flammable. Benzene is formed from both natural processes and human activities. यानी कि बेंजीन के रीजंस नेचुरल भी हो सकते हैं बेंजीन पोल्यूशन के, या आर्टिफिशियल या ह्यूमन इंड्यूस भी हो सकते हैं। नेचुरल रीजंस ऑफ बेंजीन इंक्लूड वोल्केनोज एंड फॉरेस्ट फायर्स। Benzene is also a natural part of crude oil, gasoline, and cigarette smoke. Outdoor sources of benzene are tobacco smoke, gas stations, motor vehicle exhaust, and industrial emissions, जो कि इस क्वेश्चन में मेंशन किए हैं। Indoor air generally contains levels of benzene higher than those in outdoor air. So indoor pollution ज़्यादा हानिकारक है बेंजीन का, और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेस है ग्लूज, पेंट्स, फर्नीचर वैक्स एंड डिटर्जेंट्स। इसीलिए इस क्वेश्चन के आंसर में ऑल ऑफ दीज आर द सोर्सेस ऑफ बेंजीन पोल्यूशन। इसीलिए आंसर है डी, राइट। अगला सवाल है स्टील स्लैग। स्टील स्लैग एक बाय प्रोडक्ट है जब हम स्टील की प्रोडक्शन करते हैं तब। स्टील स्लैग कैन बी दी मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टील स्लैग एक बाय प्रोडक्ट है, फिर भी स्टील स्लैग का एक इंपॉर्टेंस है बहुत सारे एप्लीकेशंस में। पहला है कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड। यस, steel slag can be used in the construction of base road. Second, improvement of agricultural soil. Yes, steel slag में कुछ important nutrients होते हैं जो agricultural soil के लिए essential माने जाते हैं, इसीलिए हम steel slag का use करके agricultural soil improve कर सकते हैं। तीसरा है production of cement. Yes, steel slag is one of the raw material for the production of cement, और इसीलिए ये तीनों applications है steel slag के, and hence answer is D 1, 2 and 3, right? So steel slag, a byproduct of steel making, and it can be used as an aggregate, is considered a standard practice in many jurisdictions, with applications that include its use in granular base for road construction, embankments, engineered fill, highway shoulders, and hot mix
asphalt technology or pavement, right? So answer for this question is D. अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, चलिए देखते हैं उसे। इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड फॉर ensuring environmental sustainability or to reduce carbon footprint? क्वेश्चन है रूरल एरियाज में जो रोड कंस्ट्रक्शन करना है उसके ऊपर, और इस रोड कंस्ट्रक्शन में हमें कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रखनी है। अगर यह फोकस है हमारा रूरल रोड कंस्ट्रक्शन में, तो इनमें से किन टेक्नोलॉजीज का हम उपयोग कर सकते हैं रूरल रोड कंस्ट्रक्शन में? फर्स्ट है कॉपर स्लैग। कॉपर स्लैग हम यूज कर सकते हैं क्योंकि कॉपर स्लैग एक बाय प्रोडक्ट है जब हम कॉपर एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर से तब। सेकंड है कोल्ड मिक्स अस्फाल्ट टेक्नोलॉजी। कोल्ड मिक्स अस्फाल्ट टेक्नोलॉजी भी एक मेथड हो सकती है जिसके कारण हम कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं, क्योंकि इस अस्फाल्ट टेक्नोलॉजी में हम कोई फॉसिल फ्यूल्स यूज नहीं कर रहे। इट इज ए कोल्ड मिक्स अस्फाल्ट टेक्नोलॉजी विच इज डिफरेंट फ्रॉम हॉट मिक्स अस्फाल्ट टेक्नोलॉजी। हॉट मिक्स अस्फाल्ट टेक्नोलॉजी में हम फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं जिसके कारण बहुत कार्बन एमिशन हो सकता है। इसीलिए हॉट मिक्स अस्फाल्ट टेक्नोलॉजी एक एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक नहीं मानी जाएगी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बी इट इन रूरल एरियाज और इन अर्बन एरियाज। इसीलिए हॉट मिक्स अस्फाल्ट टेक्नोलॉजी ये इनकरेक्ट है। थर्ड है जियो टेक्सटाइल। यस, जियो टेक्सटाइल्स कैन बी यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, और उसी वजह से थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। फिफ्थ स्टेटमेंट है पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट एक एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मेथड नहीं होगी रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, इसीलिए वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो बेस्ड अपॉन दिस डिस्कशन ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर द करेक्ट चॉइसेस, राइट? और उसी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर है A, 1, 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यू कैन गो थ्रू दिस डिस्कशन। आप इस फाइल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। यू कैन डाउनलोड फ्रॉम डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन रेफर दैट एक्सप्लेनेशन। अगला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, कोल ऐश कंटेन्स आर्सेनिक, लेड एंड मर्क्यूरी। सो पिछले वीडियो में हमने देखा कि कोल ऐश एक इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट है थर्मल पावर प्लांट्स में, जो कोल के ऊपर एनर्जी डेवलप करते हैं, कोल का यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और कोल ऐश में हमें आर्सेनिक, लेड और मर्क्यूरी भी मिलता है, इसीलिए वो हार्मफुल बाय प्रोडक्ट होता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा यहां पे सही है क्योंकि कोल ऐश में मर्क्यूरी, लेड और आर्सेनिक पाया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एनवायरनमेंट। सो ये बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है क्योंकि हमें पता है कोल एक फॉसिल फ्यूल है जिसके बर्निंग के दरमियान सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एमिट होते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है हाई ऐश कंटेंट इज ऑब्जर्व्ड इन इंडियन कोल। यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इंडियन कोल का, क्योंकि इंडियन कोल में ऐश कंटेंट ज़्यादा है और उस वजह से जब हम ये इंडियन कोल यूज़ करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के दरमियान, तो हमें मिलता है कोल ऐश, राइट? सो आंसर इज all of these 1, 2 and 3 mentioned in option D, right? So you can go through this discussion or explanation that is there in the description box. अगला सवाल, according to India's national policy on biofuels, biofuels हमने डिस्कस किया था। biofuels are those fuels which are derived with the use of biomass.
बायोमास का उपयोग करके हम कुछ फ्यूल्स तैयार कर सकते हैं और उन फ्यूल्स को कहा जाता है बायोफ्यूल्स। अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल बायोफ्यूल्स पॉलिसी दी थी और उस पॉलिसी में कुछ फूड ग्रेन्स या कुछ रॉ मटेरियल्स की एग्जाम्पल्स दिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। हमें इस क्वेश्चन में वो कौन से रॉ मटेरियल्स है वो बताना है। सो आउट ऑफ दीज विच आर द रॉ मटेरियल्स दैट आर अलाउड बाय नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स? सो फर्स्ट है कसावा। यस, कसावा कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। सेकेंड है damaged wheat grains. Yes, damaged wheat grains can also be used for the production of biofuels. Third है groundnut seeds. Groundnut seeds गवर्नमेंट में जो लिस्ट दी है उसमें groundnut seeds मेंशन नहीं है। फोर्थ है हॉर्स ग्राम। हॉर्स ग्राम भी उस लिस्ट में शामिल नहीं है। इसका मतलब ग्राउंडनट और हॉर्स ग्राम हम रॉ मटेरियल के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। फिफ्थ है रॉटन पोटैटोस एंड सिक्स्थ शुगर बीट। ये दोनों मेंशन्ड है गवर्नमेंट में जो लिस्ट दी है उसमें, और इस वजह से आउट ऑफ दीज 6, 3 and 4, that means groundnut seeds and horse grams are not a raw material for the production of biofuels, and hence correct answer is 1, 2, 5 and 6, जो कि हमें मेंशन किया गया है ऑप्शन ए में। राइट, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1, 2, 5 and 6। ग्राउंडनट सीड्स एंड हॉर्स ग्राम ये बायोफ्यूल्स के रॉ मटेरियल नहीं है। अगला सवाल, अगला सवाल है Which one of the following statements best describes the social cost of carbon? Social cost of carbon क्या है? इन 4 ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन किस ऑप्शन ने दिया है, यह हमें फाइंड करना है। सो सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन जैसे ही ये वर्ड हम देखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि इट इज ए निगेटिव कॉनोटेशन फॉर कार्बन एमिशंस। कार्बन एमिशन के दौरान जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं सोसाइटी पे, उसे सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन कहा जाता है। वो मेंशन्ड है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए कहता है सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन इज द लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय टन ऑफ CO2 एमिशंस इन ए गिवन ईयर। राइट, सो ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है और इसी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर है A. Social cost of carbon means the long-term impact as a result of 1 ton of emission of carbon dioxide in 1 year. अगला सवाल, consider the following statements. First statement है 36% of India's districts are classified as over-exploited or critical by Central Groundwater Authority. Right? So Central Groundwater Authority एक लिस्ट बनाती है जिनमें over-exploited और critical district शामिल होते हैं, लेकिन इंडिया के 22% डिस्ट्रिक्ट्स इस कैटेगरी में शामिल किए गए हैं, ना कि 36%। इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी वॉज फॉर्म्ड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है क्योंकि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाई हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है। थर्ड स्टेटमेंट है इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट भी सही स्टेटमेंट है क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें ग्राउंड वाटर एक इंपॉर्टेंट सोर्स है इरिगेशन का।
इसीलिए सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट्स है और आंसर हमारा होगा उस वजह से बी, 2 and 3 ओनली, राइट। अगला सवाल, अगला सवाल है विथ रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो ये क्वेश्चन है इंडियन एलिफेंट्स के ऊपर। फर्स्ट, द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज ए फीमेल। यस, ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इंडियन एलिफेंट्स के ग्रुप में हमेशा लीडर एक फीमेल एलिफेंट होगी। सेकेंड स्टेटमेंट, द मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 months. Yes, this statement is also a correct statement क्योंकि मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड इंडियन एलिफेंट्स में 22 months का पाया गया है। थर्ड, एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन calving till the age of 40 years only. ये एक गलत स्टेटमेंट है। चौथा स्टेटमेंट, among the states in India, the highest elephant population is in Kerala. Again, this statement is incorrect statement and hence only first two statements are correct और उसी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर है A, 1 and 2 only. अगला सवाल, with reference to India's biodiversity, Ceylon frogmouth, coppersmith barbet, grey-chinned minivet and white-throated redstart are the species of what? Right? So ये कुछ स्पीशीज के नाम दिए हैं जो इंडिया के बायोडाइवर्सिटी में है। तो ये स्पीशीज या ये नाम किस कैटेगरी में फिट होते हैं? ये नाम बर्ड्स के कैटेगरी में फिट होते हैं, राइट। सो द सेलॉन फ्रॉगमाउथ, कॉपरस्मिथ बार्बेट, ग्रे चिन्ड मिनीवेट एंड व्हाइट थ्रोटेड रेडस्टार्ट आर दी बर्ड स्पीशीज और उसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए, राइट। सो ये क्वेश्चन एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, which one of the following protected areas is well known for the conservation of a subspecies of Indian swamp deer that thrives well in hard ground and is exclusively graminevorous, right? So ये एक क्वेश्चन अगेन प्रोटेक्टेड एरियाज पे पूछा गया है जिसमें हमें एक सब स्पीशीज जो इंडियन स्वैम्प डियर की है वो हमें मिल सकती है, राइट। सो वो स्पीशीज हमें मिल सकती है कान्हा नेशनल पार्क में, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए, कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क इज द लोकेशन वेयर वी कैन फाइंड ए सब स्पीशीज ऑफ इंडियन स्वैम्प डियर और बारासिंगा। अगला सवाल, which of the following are the most likely places to find musk deer in its natural habitat? So musk deer का natural habitat इन 4 protected area में से कौन सा है? So first है अस्कोट wildlife sanctuary. Yes, अस्कोट wildlife sanctuary is a natural habitat for musk deer. Second, Gangotri National Park. Yes, again Gangotri National Park is a नेचुरल हैबिटेट फॉर मस्क डियर। थर्ड है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मस्क डियर का नेचुरल हैबिटेट नहीं है और सिमिलरली मनस नेशनल पार्क भी मस्क डियर का नेचुरल हैबिटेट नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी होता है 1 और 2 जो मेंशन है ऑप्शन ए में, राइट। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए, 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स which one has the largest area under critical tiger habitat जिसे कोर जोन भी कहा जाता है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट या कोर जोन। हमें पता है कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और उस वजह से नागार्जुन सागर श्रीशैलम का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट भी सबसे बड़ा है and hence answer is C. Nagarjuna Sagar Srisailam Tiger Reserve is the
टाइगर रिजर्व विथ हाईएस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट और कोर जोन। अगला सवाल, with reference to India's desert national park, which of the following statements are correct? So ये क्वेश्चन है डेजर्ट नेशनल पार्क के ऊपर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज स्प्रेड ओवर 2 districts. Yes, desert national park is spread over 2 districts. Second, there is no human habitation inside the park. ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है क्योंकि डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर ह्यूमन हैबिटेशन प्रेजेंट है, इसीलिए सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड, इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यस, डेजर्ट नेशनल पार्क एक नेचुरल हैबिटेट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड स्पीशीज है, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स आर ऑल्सो ए स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। राइट, सो इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा बनता है 1 and 3 ओनली, जो मेंशन है ऑप्शन सी में। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन? फर्स्ट, नगरहोल नेशनल पार्क। सेकेंड, पापीकोंडा नेशनल पार्क। थर्ड, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। फोर्थ, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन 4 प्रोटेक्टेड एरिया में से पापीकोंडा नेशनल पार्क ये कावेरी बेसिन में नहीं आता है, एंड हेंस करेक्ट चॉइसेस आर नगरहोल नेशनल पार्क, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व एंड वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसीलिए करेक्ट आंसर है 1, 3 and 4, जो ऑप्शन सी में मेंशन है। राइट, सो करेक्ट आंसर इज सी। अगला सवाल, इफ ए पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज इज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, व्हाट इज द इंप्लीकेशन? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में 6 शेड्यूल्स हैं। उन 6 शेड्यूल्स में से पहले 5 शेड्यूल्स एनिमल्स के लिए है, यानी कि इन शेड्यूल्स में जो नाम मेंशन्ड है वो एनिमल स्पीशीज के नाम है, लेकिन 6th शेड्यूल इस एक्ट का डेडिकेटेड है प्लांट स्पीशीज के लिए, और इन प्लांट स्पीशीज का कल्टीवेशन इनके नेचुरल हैबिटेट के अलावा किसी भी जगह पे प्रोहिबिटेड है। अगर किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को इन प्लांट स्पीशीज का कल्टीवेशन करना है आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, तो उन्हें उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, और उसी वजह से हमारा करेक्ट आंसर होता है ए लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टीवेट दैट प्लांट। अगर कोई प्लांट स्पीशीज शेड्यूल 6 में मेंशन्ड है तो उसका कल्टीवेशन उसके नेचुरल हैबिटेट के बाहर पॉसिबल नहीं होगा। अगर किसी इंडिविजुअल या ग्रुप को वो कल्टीवेशन करना है तो उसके लाइसेंस की ज़रूरत होगी। इसी वजह से हमारा करेक्ट आंसर है ए लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टीवेट दैट प्लांट। राइट, सो ये था डिस्कशन 2020 के एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चंस का। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम। Until we meet next time, keep learning, keep watching. यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।